हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेक्चर नंबर 5 लेके आए सॉल्यूशन चैप्टर का। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको गैसों की द्रव्यता सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड का एक्सप्लेनेशन दिया था। वहाँ पे मैंने इफेक्टिव फैक्टर देखे थे, कई सारे फैक्टर देखे थे, जैसे कि नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन वहाँ पे मैंने प्रेशर का कोई बात नहीं की थी। आज हम उस पर प्रेशर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रेशर। मैंने बताया था प्रेशर को लेके हेनरी ने अपना लॉ दिया था, जिसे हेनरी लॉ कहते हैं। अब हेनरी लॉ की बात थी और हेनरी लॉ के बाद सीधा राउट नियम आता है, तो इन दोनों लॉ को कवर कराना था। तो मेरे पास उस दिन थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने इसको कवर नहीं करवाया था। तो आज हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का। चैप्टर नंबर 2 है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 कहाँ का है? ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, सॉल्यूशन। विलयन, हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन। तो गैसों की द्रव में विलेयता में दाब का प्रभाव और हेनरी का नियम। सीधा फिर डालेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। ये क्या बोलता है कि कोई भी गैस है, गैस में जो भी विलेय होगा, जो भी सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, ठीक है, या फिर जो भी गैस की मात्रा डिजॉल्व होगी किसी पदार्थ में, उस पदार्थ गैस की मात्रा जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करेगी? प्रेशर पर। प्रेशर के क्या होता है? गैस की मात्रा समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। गैस की मात्रा जो होगी डिजॉल्व होने को क्या होगी? समानुपाती होगी। किसके? प्रेशर के। ठीक है, यही बोलता है हेनरी का नियम। मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी, उतने ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आती हैं, उनमें CO2 घोली जाती है। कौन सी गैस डिजॉल्व की जाती है? CO2 डिजॉल्व की जाती है। ठीक है, तो प्रेशर के साथ, किसके साथ? प्रेशर के साथ डिजॉल्व, ये घुलती नहीं है, प्रेशर के साथ डिजॉल्व की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये घुल सके। पीने के बाद जो डकारी आती है वो यही निकला करती है डकार के साथ। समझ गए? जो हिलाते हैं तो अचानक ढक्कन खोलते तो ऊपर को प्रेशर के साथ निकलती है, तो वो CO2 की वजह से ही ये होता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतने ज़्यादा गैस की मात्रा घुलेगी, उतने ज़्यादा उसका मास होगा गैस का उसमें, और जितने ज़्यादा कम प्रेशर उतने ज़्यादा कम मास होगा। बात समझ रहे हो ना? तो लेकिन ये नियम कब है? ये नियम कब है? स्थिर ताप पर है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के उस दाब के समानुपाती होती है जब विलयन और गैस दोनों क्या है? साम्यावस्था में हो, बशर्ते विलयन। ठीक है, दोनों क्या है? साम्यावस्था में। कहने का मतलब है जैसे कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है और कोई गैस है। यहाँ पे कोई क्या है? गैस है। ये डिजॉल्व होगी। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ये डिजॉल्व होगी, आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं, डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व होगी, लेकिन डिजॉल्व होने के बाद जैसे प्रेशर कम करोगे तो ये फिर हटेगी। ये क्या होगी? फिर कम हटेगी। और घुलना है तो और प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे प्रेशर कम हुआ ये फिर हटेगी। मतलब घुलना तो नहीं जाएगा, एक तरह से ज़बरदस्ती घोला गया है ना।
एक तरह के प्रेशर के साथ ज़बरदस्ती घोला जा रहा है। प्रेशर हटाओगे तो हटेगी, ऐसा नहीं जैसे कोल्ड ड्रिंक, हम कोल्ड ड्रिंक का खोल दें, जो नीचे घुली है वो तो घुली रहेगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, अब कोल्ड ड्रिंक है मान लो, वो सील पैक है, अभी सील पैक है, जैसे ढक्कन खोलते तो फटाक से गैस निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? वो गैस ही है, वो क्या है? गैस है। अर्थात गैस कुछ थी यहाँ पे, सारी की सारी डिजॉल्व नहीं थी, है ना, कुछ सारी गैस यहाँ पे भरी थी, लिक्विड से, यानी कि लिक्विड से हट के थी, वही निकली है। और इसको मान लो प्रेशर के साथ हिला दे तो ये वाली गैस भी उसमें डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अच्छे से डिजॉल्व नहीं हुई है। इसीलिए जब ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, तुरंत भगने की कोशिश करती है, या फिर बहुत सारी गैस छूट जाती है, जो डिजॉल्व थी नीचे वाली वो भी ऊपर आ जाती है गैस छुट के। तो गैस से गैस ऊपर के साथ फेना ऊपर बना लेती है ना। तो जैसे खोलते तैसे फेने के साथ निकलते हैं, फेन के साथ, ठीक है, झाग के साथ, ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है। तो जैसे प्रेशर कम होता है फिर वो हटती है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों, गैस और ये, जितनी गैस डिजॉल्व होगी उतनी गैस हटेगी लिक्विड से, है ना। कुछ डिजॉल्व होगी कुछ हटेगी, कुछ डिजॉल्व होगी कुछ हटेगी गैस लिक्विड से। तो एक तरह का लिक्विड और गैस के बीच क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, साम्यावस्था, यानी कि गैस और लिक्विड ये दोनों किस में हो जाएंगे, साम्यावस्था में। जितनी गैस लिक्विड में जाएगी उतनी लिक्विड से गैस में बदल निकलेगी, ठीक है। जितनी डिजॉल्व हो रही उतनी फ्री हो रही, जितनी डिजॉल्व उतनी फ्री, ऐसा साम्यावस्था में ही होता है, तब ये साम्यावस्था, ठीक है। तो हेनरी का नियम इसी के लिए, गैसों के लिए है। किसके लिए है? गैसों की सॉल्युबिलिटी है किसके लिए है, लिक्विड में, उसके लिए हेनरी का लॉ है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये बोलता था। और आगे और भी है, ये और भी चीजें एक्सप्लेन करता है, इतना ही नहीं है। आगे जैसे डाल्टन थे, डाल्टन के बने प्रयोग, डाल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो क्या बताया, गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस विद पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होते हैं ना, समानुपाती होते हैं। जब क्या होता है, विलेयता को गैस के मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। विलेयता को किसके रूप में? मोल प्रभाज के, मोल फ्रैक्शन के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे वो वाला फार्मूला था ये वाला, अब इसके बाद भी एक फार्मूला दिया था हेनरी ने। अब यहाँ पे क्या लगा देते, कांस्टेंट लगा देते। कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं? एच कि के। अब के लगाएंगे तो क्या होगा, के एच भी लगाते हैं, के एच वाला क्या आता है, वो अलग आ जाता है, वो क्या आ जाता है, अलग आ जाता है, ठीक है, ठीक है। वो आगे डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन ने बताया था स्थिर ताप पर विलयन के ऊपर किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में विलीन गैसों के मोल प्रभाव से क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हेनरी का नियम था। ये क्या था? ये हेनरी का था। ये किसका था? हेनरी। आगे इसी में डाल्टन का आ जाता है। किसका आ जाता है? डाल्टन का आ जाता है। और डाल्टन हेनरी लगभग एक ही बात कहना चाहते हैं। अच्छा, डाल्टन हेनरी का लगभग एक ही बात कहना, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये बात बताए थे जितना प्रेशर उतना गैस की मात्रा घुली होगी। वो भी इससे रिलेटेड ही बात बताए थे। वो क्या बताए थे, जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है, वो किसके? मोल प्रभाज के, गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, डाल्टन बताए। अब इस समानुपाती में इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे के एच आता है। के एच आता है, के एच को क्या बोलते हैं? के एच को क्या बोलते हैं? हेनरी नियम स्थिरांक, हेनरी ल या हेनरी नीतांक, हेनरी कांस्टेंट है। के एच क्या है? के एच हेनरी कांस्टेंट है, के एच, ठीक है। इस फार्मूले में, और इस वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल है। इस वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल, इस वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल किस पर मिल जाते हैं? इस पर मिल जाते हैं, ठीक। ये यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर है। किसका पार्शियल प्रेशर है? गैस का है। किसका? गैस का आंशिक दाब बोलेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या बोलेंगे? आंशिक
दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंशिक दाब बोलेंगे। ये क्या है? मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन है। मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। प्रभाज मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होगी? के एच की यूनिट लिखे तो के एच की यूनिट, क्योंकि एक्स जो हो मोल प्रभाज की यूनिट, ये यूनिट लेस होता है। मोल प्रभाज क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो पी की जो यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी? के एच की यूनिट होगी। जो पी की यूनिट होगी वही के एच की यूनिट होगी। ठीक बात, इतनी बातें ध्यान रखना है आपको। तो क्या बोला मैंने? इस कांस्टेंट हो, इसमें भी टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। टेम्परेचर का कांस्टेंट हो तो गैस के ऊपर किसी गैस का आंशिक दाब। क्या बोला मैंने? बिलियन के ऊपर, जैसे कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसके ऊपर क्या कोई गैस है, इस गैस का कोई क्या होगा? आंशिक दाब। मतलब पूरी तरह से दाब डालेगी नहीं, इसके द्वारा जो गैस में दाब डाला जाता है वो इसके मोल फ्रैक्शन ये क्या होती? समानुपाती होती। यानी इसका जो गैस है उसका जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतने ज़्यादा ये क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। हाँ, जितने ज़्यादा प्रेशर उतने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, ऐसे कह लो। नहीं तो सीधा सीधा कहेंगे, ये उल्टा उल्टा हो जाएगा। वो मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा इसका प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर। और जितने ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा क्या होगी? डिजॉल्व होगी, उतने ज़्यादा डिजॉल्व होगी। जितने ज़्यादा प्रेशर, ये नियम क्या बोलता है? जितने ज़्यादा प्रेशर उतने ज़्यादा उसकी क्या होगी? उसका मास क्या होगा? उतने ज़्यादा मास डिजॉल्व होगा। और ये क्या बोलता है डाल्टन वाला? ये बोलता है जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतने ज़्यादा प्रेशर होगा। ये बोलता है जितने ज़्यादा प्रेशर उतने ज़्यादा डिजॉल्व होगी। तो एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। ज़्यादा प्रेशर तो ज़्यादा डिजॉल्व, और ज़्यादा प्रेशर तो ज़्यादा मात्रा उसकी डिजॉल्व होगी। मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा, ये मोल फ्रैक्शन को लेके बता दिए। बात समझ में आ रही है? तो दोनों एक ही चीज़ को बताते हैं, चाहे डाल्टन लॉ हो चाहे हेनरी लॉ हो। इसलिए टोटल इसको डाल्टन लॉ ना मानकर हम हेनरी लॉ ही मानते हैं ना, पूरे को हेनरी लॉ में ही इसको पढ़ते हैं, इस चीज़ को भी उस चीज़ को भी। इतनी बात क्लियर है? और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या? अच्छा, ये के एच का निकलेगा पी अपॉन एक्स। जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतने ज़्यादा हेनरी नियतांक होगा। इक्वेशन बना है क्या? ये वाले को उसका नंबर 2 मानेगा, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 1। ये दोनों इक्वेशन संख्या भाई h इक्वल टू 1 बाई s निकलेगा। नहीं दोनों की बात नहीं आ रही। अच्छा, अरे ये वही चीज़ तो है भाई। ये अच्छा, ये तो तुलना कर रहे होगा, ये वही चीज़ है ना, मोल फ्रैक्शन है तो है वो वही चीज़ बताना चाह रहा। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। मान लो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट हो, तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? ये होगा, है ना। अर्थात जिस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होता है उसकी विलेयता कम होती है। हेनरी स्थिरांक मान अधिक तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। हाँ, मतलब मान लो ये अपोजिट है, ये क्या है? अगर के एच इस यहाँ से देखें, के एच क्या है? के एच क्या है? मोल फ्रैक्शन के क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन, व्यतिक्रमानुपाती। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, है ना। जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन कम उतने ज़्यादा इसकी वैल्यू। और मोल फ्रैक्शन कम, अगर मोल फ्रैक्शन कम तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो डिजॉल्व कम, यानी कि विलेयता गैस की कम हो जाएगी, डिजॉल्व कम होगी। कहने का मतलब वही है, ये दोनों से वही चीज़ पता चल रहा है। यहाँ से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतने ज़्यादा यूनिट वैल्यू आएगी इसकी, के एच की, हेनरी कांस्टेंट की ना, हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जितना ये कम होगा उतने ये ज़्यादा होगा, जितना ये ज़्यादा हो जाएगा उतना ये कम होगा, और जितना ये कम रहे उतने अच्छा है, उतने ज़्यादा डिजॉल्व होगी गैस। यानी कि ये क्या होगा? जितना ज़्यादा उतना ये कम होगा, जितना ये कम होगा अगर ये ज़्यादा है तो सीधी सी बात प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। समझ पा रहे हो?
प्रेशर ज़्यादा लगेगा, डिजॉल्व ज़्यादा होगी। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, डिजॉल्व उसका मास बढ़ जाएगा, उसका, है ना, उसका मास बढ़ जाएगा गैस का सॉल्यूशन में, यानी उतनी ज़्यादा मात्रा उसकी डिजॉल्व होगी। कहने का मतलब यही है, वो कहना यही चाह रहा। ठीक है, ये था हेनरी लॉ। ये क्या था? हेनरी लॉ। ठीक है, आगे देखेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। आगे देखेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। आगे देखेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब, देखो कोई सॉल्यूशन है, मान लो ये सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। मान लो एक वेपराइज होने वाला, हो सकता दोनों वेपराइज होने वाले, लेकिन हम यहाँ पे विलेय को लेकर बात करेंगे। किसके लेके बात करेंगे? विलेय को लेकर बात करेंगे। ठीक है, विलेय कैसा है, सॉल्यूट कैसा है? वेपराइज होने वाला, जो वाष्प बना सकता है, जो वेपर बना सकता है, जो वेपर बनाएगा वेपराइज होगा। इवोपरेशन बोलते हैं, इवो वाष्पीकरण, वेपराइजेशन जिसे बोल सकते हैं हम। वेपराइजेशन समझते हो? कोई पदार्थ है उसका क्या किस रूप में, वेपर के रूप में बदलना, वेपर के रूप में बदलना ही क्या है? इवोपरेशन हो, वेपराइजेशन है। क्या है? वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन है ना। जैसे वाटर है, वाटर को हम बॉईल करें तो बॉईल करने पर क्या है? वेपर के रूप में निकल उड़ने लगती है ना, वेपर के रूप में जाने लगती, तो क्या हो रहा? वेपराइजेशन हो रहा। क्या हो रहा? वेपराइजेशन हो रहा। ठीक है, उसका वेपराइजेशन क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस ना। ये कौन सा टेम्परेचर है? बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना, बॉयल होने वाला, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो अनिक बॉइलिंग पॉइंट है, अनिक उतने में बॉयल होता है, उतने में वेपर बनता है उसमें। ठीक है, ठीक। तो वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण। मान लो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण किसका होगा? देखो जरा, वाष्पीकरण जो यहाँ पे सरफेस पे होंगे, जो ऊपर होंगे, जो विलयन में कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। यहाँ ऊपर, नीचे वाले थोड़ी ना वाष्पित होकर जाएंगे, नहीं जाएंगे ना नीचे वाले। जो ऊपर होंगे, जो इसके सरफेस पर होंगे विलयन के, जो विलयन पे सरफेस पर होंगे सॉल्यूट विलेय के पदार्थ, वही वेपर होंगे, वही वेपर बनाएंगे। अगर ये खुला है तो ये उड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। मान लो ये खुला नहीं है, और फिर जैसे ये उड़ेंगे तो नीचे वाले विलेय फिर ऊपर आएंगे, नीचे वाले विलेय क्या होंगे? फिर ऊपर आएंगे, क्योंकि विलयन बना रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे विलेय, यहाँ पे सॉल्यूट ना हो, नीचे ही सब सॉल्यूट हो, तो विलयन कहलाएगा? वो सॉल्यूशन नहीं होगा ना। पूरे में समान मात्रा में होने चाहिए विलेय के कण, है ना। सॉल्यूट के पार्टिकल पूरे में होने चाहिए, तो नीचे वाले क्या होंगे? फिर ऊपर आएंगे, ऊपर, और ये फिर वेपराइज हो जाएंगे, फिर वेपराइज हो जाएंगे, फिर नीचे वाले आएंगे, फिर वेपराइज होंगे। लेकिन अगर क्या होगा? अगर यहाँ पर ये क्या है? बंद है। ये क्या है? बंद है। तो कुछ आएंगे, वेपर बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, है ना, वाष्प बनाएंगे, उड़ेंगे, टकराएंगे। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा, जैसे बोतल ले लो, कोई बोतल है तो देखा होगा ना, कोई बोतल है तो यहाँ पे देखो बूंदें बन जाती। क्या बन जाती? बूंदें बन जाती। मतलब पानी था तो वेपर के रूप में बना, उसका वेपराइजेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ड्रॉप्स आ जाएंगे ना, बहुत सारी, वो टपक के फिर भी आ जाता है नीचे। तो यहाँ भी एक तरह का इक्विलिब्रियम बन रहा है। क्या बन रहा? इक्विलिब्रियम बन रहा है। ठीक है, जो क्या होगी? वेपर होगी, जो वेपर होगी वो किसके हो जाएगी? वो सॉल्यूशन के, या फिर लिक्विड में है? लिक्विड के। क्या है में? लिक्विड में। ये भी लिक्विड है एक तरह का,
इसके समान, मतलब जो वेपर बनेगा वो लिक्विड बदल जाएगा, फिर जो लिक्विड बनेगा वो वेपर में बदल जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। वही निकल तो पा नहीं रहा है, वो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा वेपर बन के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर वेपराइज होगा, फिर नीचे आएगा, मान लो एक तरह का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, साम्यावस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी? साम्यावस्था आ जाएगी। ऐसा नहीं सब सारा का सारा वेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वेपर बन के फिर वो कंडेंसेशन होके उसमें क्या होगी? संघनन हो जाएगा। वे बादल ऐसे ही तो बनते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं। वेपराइजेशन से सारा जाता है वाटर, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन एकत्रीकरण संघनन होता है। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं कंडेंसेशन को। और यहाँ भी वही काम होगा, जाएंगे वेपर के रूप में, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, बहुत ही बड़ी बूंद बन जाएगा, बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा, तो टपक के गिर जाएगा, फिर वेपर जाएगा, वहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। एक तरह का साम्यावस्था बन गई। यहाँ पे क्या बन गई? साम्यावस्था। इसे तो बोलते हैं कि जितना वेपर लिक्विड चेंज होगा उतना लिक्विड किस में चेंज होगा? वेपर में चेंज होगा, है ना। तो साम्यावस्था बन गई। तो यहाँ पे जो वेपर हो, साम्यावस्था में जो वेपर द्वारा जो दाब डाला जाएगा, किस पर? विलयन पर। वेपर द्वारा जो वाष्प द्वारा जो दाब डाला जाएगा, किस पर? विलयन पर, सॉल्यूशन पर। वही क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। वही क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। वही होगा वेपर प्रेशर। इसमें नानी भर का चिट्ठी भी लिख सकते हो, है ना। वही होगा वेपर प्रेशर। बस इतनी सी बात। वेपर प्रेशर को लेकर ही आगे राउल्ट लॉ आ जाता है। इसमें दो तरह के पदार्थ मिला सकते हैं हम। लिक्विड में कैसा पदार्थ मिला दे? मान लो लिक्विड में हम विलयन में कैसा पदार्थ? वाष्पशील पदार्थ मिला ले, है ना। जो वाष्प वेपराइज हो सकता है ऐसा कोई मैटर मिला सकते हैं। जो वेपराइज नहीं हो सकता वैसा भी कोई मैटर मिला सकते हैं। तो राउल्ट नियम दो तरह से है। राउल्ट नियम दो तरह से, एक वाष्पशील होने वाले पदार्थों के लिए जो वेपराइज हो सकते हैं, एक उनके लिए जो वेपराइज नहीं हो सकते। तो आगे हम देखेंगे राउल्ट लॉ। क्या देखेंगे? राउल्ट लॉ। क्या देखते हैं प्यारी? राउल्ट लॉ देखेंगे, ठीक है। राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर समझ गए। राउल्ट लॉ समझाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें और बता दूं। वेपर प्रेशर समझ गए होंगे। वाष्प दाब का अवनमन। अच्छा, अभी राउल्ट लॉ में बताएंगे वाष्प दाब का अवनमन। पहले लिखा क्या तुम्हारे में? तो पहले लिखा वाष्प दाब अवनमन मतलब क्या होता है? अवनमन मतलब क्या होता है? कमी होता है। उन्नयन मतलब वृद्धि, अवनमन मतलब क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। तो अभी समझाते हैं उसको। पहले देख लेते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हाँ, ये छूट गया, तुम बताए नहीं थे, ये छूट गया, इसको बताना था। हेनरी नियम, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। यूज क्या है इसके? हेनरी लॉ के यूज क्या है? तो देखो, पहला पॉइंट जैसे मैंने बोला सोडा वाटर यही कोल्ड ड्रिंक वगैरह शीतल पेय पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सेल किया जाता है। बोतलों किस दाब पर? CO2 की विलेयता, सॉल्युबिलिटी CO2 की बढ़ानी है कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, तो इसको बोतलों किस उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर करके, क्या प्रेशर करके? हाई प्रेशर पर सील करते हैं। हाई प्रेशर पर सील करते हैं, उनको पैक करते हैं, है ना, कि यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घुल सके। तो यही हेनरी लॉ तो कहता है, जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतने ज़्यादा उसकी विलेयता बढ़ेगी, उतने ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी। यही तो कहता है, इसीलिए इनको प्रेशर के साथ पैक किया जाता है। अगला, समुद्र के नीचे जल का दाब अधिक होता है। जो समुद्र में नीचे गहराई में जाते हैं, डीप में जाते हैं, ओशियन में, तो क्या होता है वहाँ पे उसका दाब, प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। किसका प्रेशर बढ़ जाता है? समुद्र में दाब अधिक होता है पानी के कारण, जिस कारण वायु में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस रक्त में अधिक मात्रा में घुल जाते हैं। फिर वहाँ पर जब ऑक्सीजन लेते हैं हम, वहाँ पे गैस लेते हैं हम, गैस खींचते हैं, मतलब शोषण करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है, और भी गैसें होती हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो घुलती है, तो नाइट्रोजन वगैरह वैसे घुलती नहीं है। नाइट्रोजन वगैरह ब्लड में घुलती नहीं है। ऐसा नहीं जैसे हम श्वसन करते हैं, सांस खींचते हैं अपने, खींचे तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं गई है, और भी गैसें गई हैं। तो एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी गई है, तो वहाँ पे लेकिन नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती है, ऑक्सीजन हो जाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेती है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, नाइट्रोजन फिर वापस आ जाती है। लेकिन होता क्या है? प्रेशर बढ़ने के कारण ये भी डिजॉल्व हो जाती है ब्लड,
हाँ, डिजॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होगा, अधिक मात्रा में रक्त में घुल जाती है और ऑक्सीजन गैस में उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रयुक्त हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन तो कहीं भी यूज भी नहीं होती वहाँ पे, ये हमारे लिए क्या हो जाती है, यूजलेस रहते हैं। तो यूजलेस रहते तो क्या होता है, यहाँ पे नुकसान हो जाती है, नुकसान करती है। ऐसी अवस्था में रक्त में नाइट्रोजन के क्या बनने लगते हैं, बुलबुले, बबल्स आने लगते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं नाइट्रोजन के। फिर क्या हो जाता है, ये हमारी तंत्र को क्या करता है, संवेदनाओं को प्रभावित कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये नर्वस सिस्टम को ये नाइट्रोजन क्या करती है, इफेक्ट करती है। इससे एक तरह जिससे क्या करता है, जिससे हमारी एक बीमारी उत्पन्न हो, यह रोग क्या कहलाता है, बेंडस कहलाता है। ये रोग क्या कहलाता है, बेंडस कहलाता है। तो ये बेंडस कब होता है, नाइट्रोजन जब बढ़ जाता है, नाइट्रोजन के ब्लड में हमारे नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना, बेंडस कब होता है, बेंडस बोलते हैं इस रोग को, क्या बोलते हैं, बेंडस बोलते हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा सक्रिय नहीं होता। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या होता है प्यारे, हाँ, इससे बचाव आगे क्या, यह कम दाब होने पर होने वाली बीमारी, यह क्या होता है, यह कम दाब पर होने वाली बीमारी है। इससे बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव होता है। इससे गोताखोरों को क्या होता है, बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव होता है, उनको एक तरह पीड़ा का अनुभव होता है, दर्द होता है, नीचे जाते हैं समुद्र में। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे जुगाड़ लगाएंगे। नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ाने के लिए दूषित हो सकता है, यह बीमारी घातक भी हो सकती है। नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ने से रक्त भी दूषित हो सकता है। ठीक है, गोताखोर संपीड़न का क्या करते हैं, हीलियम का तन विलयन मिश्रण के रूप में ले जाते हैं। हीलियम क्या करते हैं, तन विलयन मिश्रण के रूप में ले जाते हैं। इसलिए गोताखोर क्या करते हैं, दाब घटाने के कारण गैसों को रक्त में निवेदिता घटती जाती है, जिससे कोशिकाओं में नाइट्रोजन बुलबुले बन जाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर करते हैं। इस बता गोताखोर, हाँ, सिलेंडर में क्या करते हैं, जो सिलेंडर ले जाते हैं गोताखोर, उसमें हीलियम ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, हीलियम ले जाते हैं। उसमें हीलियम होती है, हीलियम के साथ साथ ऑक्सीजन होती है, क्योंकि इसका प्रेशर क्या होता है, काफ़ी कम होता है, का उपयोग किया है। सिलेंडर में क्या होती है ज़्यादातर, इसमें क्या क्या होती, कौन कौन सी गैसें होती हैं, हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। हीलियम कितनी होती है प्यारे, 11.7%, नाइट्रोजन कितनी है 56 पॉइंट लगभग कुछ समथिंग आसपास, और लगभग 32% ये होती है नाइट्रोजन उनके सिलेंडर में। जो गोताखोर होते हैं, जो गोताखोर क्या करने जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जो समुद्र में जाते हैं ना सिलेंडर वगैरह बांध के, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी रिसर्च होती हैं, समुद्र में बहुत सारी चीज़ें ढूंढा करते हैं, वो नई नई चीज़ें ला के देते हैं, साइंटिस्ट हमारे उन पर रिसर्च करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे सिलेंडर में उनकी ये गैसें होती हैं, हीलियम भी होती है। हीलियम क्यों यूज करते हैं, हीलियम का क्या होता है, प्रेशर काफ़ी कम होता है। प्रेशर कम होता है तो फिर डिजॉल्व उतना नहीं हो पाए, नाइट्रोजन उतने डिजॉल्व नहीं होते, ताकि वो सेफ रह सकते हैं। बचाव के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, प्रेशर कम होगा तो डिजॉल्व कम होगी, प्रेशर कम होगा तो डिजॉल्व कम होगी। तो पूछता है गोताखोर कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो हीलियम का उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। फेफड़ों में जैसे ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, कम होता है। जैसे कोई पहाड़ वगैरह पे पर्वतारोही होते हैं, वो पहाड़ वगैरह पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्लड में जब वो श्वसन लेते हैं ना, सांस लेते हैं, तो ब्लड कम घुलती है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन क्या होती, कम डिजॉल्व होती, कम होती तो उनका दम घुटता है। उनका क्या होता है, दम घुटता है, उनको ऑक्सीजन की कमी की महसूस होती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हो जाती, उसके साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम बनेगा। ऊतकों में भी ऑक्सीजन, ऊतकों की सतह पर भी ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, जिस कारण ऑक्सीजन ऊतकों में हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ऑक्सीजन गैस कोशिका क्रियाओं को क्या होती है, बहुत सारी मतलब पर जो आगे कमजोरी का फील होगी, उन्हें क्या कमजोर होगी, कमजोरी फील होगी। जब ऐसा होगा उन्हें क्या होगा, कमजोरी फील होगी। ठीक है, और इससे परिणाम में कमजोरी का अनुभव होता है, जिस प्रकार सोच पाने में कुछ असमर्थ हो जाते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। तो इसी तरह का रोग, मतलब सोचने समझने के, वहाँ पे सोचने समझने भाई, यानी कि इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह पढ़ो, सुबह सुबह ताज़ी हवाई मिलती है, ताज़ी ऑक्सीजन रहती है, अच्छे से हमारा माइंड फ्रेश रहता है अच्छी ऑक्सीजन लेके, और फर्जी दिमाग भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है। तो सुबह पढ़ना वाला ज़्यादा बैठता है दिमाग में,
ठीक है, मूड फ्रेश होकर पढ़ोगे, खुशी खुशी पढ़ोगे, ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा अच्छे से कवर हो पाएगा। ऐसे तुम पढ़ते जाओ, कुछ भी पढ़ते जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा होता है। बात समझ पा रहे हो? ऐसी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। फेफड़ों में भी कम डिजॉल्व होगी, जैसे वो मैंने आपको बात बताई भी, अगर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो फेफड़ों में डिजॉल्व कम होगी, फेफड़ों में जो ब्लड में क्या होगी, संयुक्त कम हो पाएगी। ठीक है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का जितना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा डिजॉल्व होगी, है ना, इसलिए डिजॉल्व हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, अच्छे श्वसन हम ले पाते हैं। चलो ठीक है, हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिट क्या है हेनरी नियम की? हेनरी नियम की सीमाएं जल्दी से देखो, फिर उसको पढ़ते हैं। पहला, दाब बहुत अधिक ना हो, दाब इतना भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हो, मतलब दाब कम हो, और ज़्यादा घुल जाएगा, जैसे कि वहाँ पे गोताखोर के लिए क्या था, दाब घातक था, दाब क्या था उसके लिए थोड़ा गड़बड़ कर रहा था प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर भी बहुत कम ना हो, ठीक है, और गैस बहुत अधिक घुलनशील ना हो, ज़्यादा गैस डिजॉल्व होने वाली ना हो, ठीक है। फिर गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया ना हो, या नहीं कि कोई प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस हो जाए, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाए, कोई नया मैटर बन जाए, कोई न्यू मैटर का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा। ठीक, इतनी सारी बातें हैं, ये सब पूछ भी लेता है कभी कभी। आगे आ जाते हैं राउल्ट, वेपर प्रेशर मैंने बता दिया है। आगे आ जाता है राउल्ट लॉ। क्या आ जाता है? राउल्ट लॉ। अगर जैसे मैंने बता दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको थोड़ा जान लेते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? ये क्या होता है? देखो, अभी मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले आपको, वेपर बनता है, उसके द्वारा वेपर प्रेशर लगता है, तो वही क्या है? वेपर प्रेशर है। उसके वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है सोल्यूशन, वही क्या है? वेपर प्रेशर है। तो लोअरिंग मतलब अवनमन मतलब कमी होना, क्या होना? लो हो जाना। देखो लोअरिंग किससे बना? लो से बना है, समझ जाना। लोअरिंग बोलते हैं, लोअरिंग किससे बना? लो से बना। लो मतलब कम हो जाना। ऐसे समझ नहीं आता ना, ट्रिक समझो, ट्रिक, ये ट्रिक है। लोअर बोलेंगे, लोअर किसको बोलते हैं? नीचे होगा। अब नीचे भी लोअर पहनते तो क्या है? नीचे। लोअर कहाँ पहनते हैं? नीचे। ये लो से बना है ना लोअर। अपर लोअर, लोअर सीट मतलब नीचे वाली सीट, अपर सीट मतलब ऊपर वाली सीट ना। तो लोअर कहीं हर चीज से, लो से समझो चाहे लोअर से समझो, सबसे क्या मतलब चल रहा है? नीचे मतलब कम, नीचे कम। तो वाष्प दाब में कम होना ही क्या है? मान लो वाष्प दाब, तभी थोड़ी देर पहले क्या था? वाष्प दाब था। अब सॉल्यूशन से कोई दाब बन रहा था, वेपर बन रहा था, इसमें कोई चीज़ ऐसे मिला दें, कोई चीज़ ऐसी मिला दें, आवाज़शील कोई पदार्थ मिला दे। कैसा पदार्थ मिला दे? आवाज़शील, या ऐसा पदार्थ मिला दें जो कम वेपराइज होता है, जो कम वेपराइज होता है। इसको एक एग्जांपल द्वारा समझ लो प्यारे। जैसे को मान लो हम लिक्विड में क्या मिला दिए? वाटर में मिला दिए एथिल अल्कोहल। क्या मिला दिए? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल भी वेपर बनाता है, और वाटर भी वेपर बनाता है, दोनों वेपर बनाने वाले हैं, ठीक है, दोनों वेपर बनाने वाले हैं। कोई तीसरा चीज मिला दिए हम, यूरिया। क्या बना दिए? यूरिया मिला दिए इसमें। क्या मिला दिए? यूरिया मिला दिए, वो भी डिजॉल्व हो गए। अब यहाँ पे विलेय 2 हो गए। विलेय कितने हो गए? सॉल्यूट 2 हो गए। अब लेकिन ये वेपर कम बनाते, ये वेपराइज कम होती, ये वेपराइज कम होती है, तो ये क्या होगी? इन दोनों के भी वेपराइजेशन को घटा देगी, है ना। तो यहाँ पे वेपर बनने का दर क्या हो जाएगी? धीरे पड़ जाएगी। तो इसको मिलाने से वेपर बनना कम हो गया, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कोई आवासशील पदार्थ मिलाने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। अर्थात इसे ही क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन होना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्लियर है? बताओ, क्लियर है?
क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ देखते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड। कौन से लिक्विड है? वोलेटाइल। राउल्ट लॉ देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग टू or more volatile लिक्विड, वहीं लिख देते हैं। ठीक है, volatile लिक्विड। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? विलयन का वाष्प दाब जिसमें 2 अथवा अधिक वाष्पशील द्रव उपस्थित है। किस विलयन का वाष्प दाब है? जिसमें 2 या 2 से अधिक वाष्पशील पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, उस विलयन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर देखेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रव उपस्थित है। समझ गए? मतलब दोनों लिक्विड हैं। अब भाई सोल्यूशन है तो उसमें लिक्विड में ही होगा, है ना? दोनों क्या होंगे? किस फेज में होंगे? लिक्विड में ही होंगे ना। लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं? कम से कम 2 या 2 से अधिक, उस सोल्यूशन में 2 या 2 से अधिक लिक्विड हैं। कौन से? वेपराइज होने वाले। कौन से होने वाले? वेपराइज होने वाले। तो देखते हैं इसके 2 वाष्पशील द्रव वाले विलयनों के लिए राउल्ट नियम क्या कहता है। इसके लिए राउल्ट नियम क्या कहता है? पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। जैसे जब दोनों द्रव वाष्प बनाते हैं, यहाँ पे जो दोनों के दोनों द्रव क्या होंगे? दोनों लिक्विड, जो 2 लिक्विड हैं दोनों वेपराइज होने वाले हैं, दोनों वाष्प बनाएंगे, यानी कि दोनों का वाष्प दाब होगा। ठीक है, दोनों का वाष्प दाब होगा। एक का मान लिया स्थिर विलयन वाष्प दाब विलयन घटकों के आंशिक दाब के कुल योग के बराबर होता है। डाल्टन लॉ क्या कहता है? जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, जो विलयन का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित घटकों के आंशिक दाब के कुल योग के बराबर होगा विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, बात समझो। जब दोनों के दोनों लिक्विड वेपराइज होने वाले हैं तो सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, दोनों घटक हैं जो दोनों लिक्विड से बना है, जो वेपराइज होने वाले हैं, उन दोनों के पार्शियल प्रेशर के क्या होगा? उनके सम के, उनके योग के बराबर होगा। मान लो एक घटक ए है, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। एक कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट क्या है? ए। एक कंपोनेंट बी है। तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा जी? इसका पार्शियल प्रेशर पी ए मान लिया। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पी बी होगा। तो इन दोनों घटकों का पार्शियल प्रेशर का योग, इन दोनों घटकों के पार्शियल प्रेशर का योग किसके होगा? वो सॉल्यूशन के प्रेशर के क्या होगा? वेपर प्रेशर के क्या होगा? समानुपाती होगा। मतलब घटक ए का आंशिक दाब, घटक बी का आंशिक दाब का योग क्या होगा? विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। बात समझ में आई? ये कौन बोलता है? ये हेनरी लॉ नहीं बोलता, ये डाल्टन लॉ बोलता है। कौन सा लॉ बोलता है? डाल्टन लॉ बोलता है। या उसके लिए हम बताते हैं, उसके लिए हेनरी क्या बोलते हैं ये बताते हैं, राउल्ट लॉ क्या बोलता है ये बताते हैं। इसको याद रखना, इसको हम साइड में लिखे दे रहे हैं कहीं पे, ये याद रखना। पी एस क्या था? पी ए प्लस पी बी। कंपोनेंट ए का आंशिक दाब है, कंपोनेंट बी का आंशिक दाब का योग क्या है? विलयन के वाष्प दाब के बराबर है। विलयन के वाष्प दाब के बराबर है।
अब इसमें राउल्ट लॉ क्या बोलता है इसके लिए, राउल्ट नियम, राउल्ट नियम क्या बोलता है, राउल्ट नियम क्या बोलता है, विलयन में उपस्थित उनके घटक या उसके घटकों के आंशिक दाब पी ए पी बी क्रमशः ए के मोल प्रभाज और बी के मोल प्रभाज के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्या होंगे, समानुपाती होंगे, याद रखिएगा, समानुपाती होंगे। क्या होंगे, समानुपाती होंगे। मान लो कंपोनेंट ए है, इसके मूल प्रभाज एक्स ए है, कंपोनेंट बी है, इसका मूल प्रभाज बी है, इसका मूल प्रभाज बी है। तो इनके जो घटकों के, एक कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर होगा, कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर होगा, वो उनके क्या होंगे, इनके मूल प्रभाज के। मान लो ए का पार्शियल प्रेशर समानुपाती होगा किसके, मूल प्रभाज के, ए के मूल प्रभाज के। बी का पार्शियल प्रेशर किसके समानुपाती होगा, बी के मूल प्रभाज के, किसके, बी के मूल प्रभाज के। ठीक, ये बोलता है राउल्ट लॉ, यही बोलता है राउल्ट लॉ। ठीक है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू लगाते थे पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पे लगाएंगे तो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, आगे देखो यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है। अगर घटक ए शुद्ध है, घटक ए पेवर ए कंपोनेंट, पेवर ए कंपोनेंट का क्या है, ये वेपर प्रेशर है। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर है पेवर वाले का। जब पेवर है तो उसका अलग होगा, जब किसी के साथ मिला होगा तो उसका वेपर प्रेशर अलग होगा। जब किसी के साथ मिला होगा तो उसका वेपर प्रेशर ये होगा पी ए, जब पेवर है तो ये क्या है, शुद्ध वाले का। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए पी तथा पी नॉट बी शुद्ध द्रव ए बी के वाष्प दाब है, ए बी के क्या है, वाष्प दाब है। और पी ए पी बी क्या है, आंशिक दाब है उनके, ये दोनों क्या है, उनके आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है। आंशिक दाब कहने का मतलब या तो थोड़ा कम, मतलब पूरा पूरा नहीं है, इसमें पूरा पूरा प्रेशर नहीं हो, और पूरा पूरा प्रेशर थोड़ी नहीं लगा पाएगा किसी के साथ होगा तो, सोचने वाली बात है। जब दोनों कंपोनेंट साथ में हैं तो इसी पूरा पूरा प्रेशर इसी का थोड़ी ना होगा, सोल्यूशन का पूरा प्रेशर इसी का तो होगा नहीं, कुछ इसका होगा कुछ इसका होगा। बात समझ पा रहे हो, कुछ इसका होगा कुछ इसका होगा। अब जैसे टोटल, तभी ना टोटल का जोड़ देंगे, टोटल का कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो इन दोनों के जो मान हैं, इन दोनों के जो वैल्यू हैं, इसमें पुट कर देंगे। किसमें पुट कर देंगे, इसमें देखो, इसमें पुट कर देंगे। कुल वाष्प दाब तो यही है ना, टोटल वेपर प्रेशर तो यही है ना। प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है, का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, पी नॉट ए है। प्योर बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है प्यारे, पी नॉट बी है। क्लियर है। अब टोटल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी टोटल चाहे लिख लो, नहीं तो पी ऐसे लिख लेते हैं, यही तो होगा। पी नॉट ए प्लस पी ए प्लस पी बी, इनकी वैल्यू रख दो। पी ए कितना है, ये है, पी ए कितना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी प्लस एक्स बी, ये है पी एस। क्लियर है, ये समझ आया। इन दोनों की वैल्यू क्या कर दी हम, इन दोनों की उसमें रख दिए, इस इक्वेशन में अभी जो पहले बताए थे इसमें रख दिए। तो पी ए के जगह पे ये रख दिए, ये पी बी की जगह पे ये रख दिए, ये बन गया, टोटल हो गया। ठीक है, उसके टोटल हो गया। आगे देख लेते हैं, उसके टोटल इक्वल हो गया। इतना क्लियर करते जाओ, ये सब काम का है, ये सब क्या है, काम का है। अब आगे देख लेते हैं, क्या देख लेते प्यारे, आगे देख लेते हैं। वो हमें मालूम है, अब हमें क्या मालूम है, हमें मालूम वी नो डैट
दो कंपोनेंट के मोल प्रभाज जो होंगे सॉल्यूशन में, अगर दो कंपोनेंट हैं ए बी हैं तो इनके मोल प्रभाज का सम क्या होगा, 1 होगा। इनके मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से एक्स बी निकालना चाहे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो तो पी एस क्या आ जाएगा, पी नॉट एक्स बी की जगह पर रखना है यहाँ पे, पी नॉट ए इंटू में क्या है एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। तो क्या कर देंगे प्यारे, तो पी एस क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लाख। ठीक है, इसको हम सेम कर सकते हैं, इसको साथ कर सकते हैं। यहाँ पे ए है, क्या है प्यारे, ए है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, एक्स से यहाँ है, एक्स से यहाँ से ये कॉमन है। पी एस एक्स से क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। इसको साथ चाहे पी नॉट बी लिख दो और इसको यहाँ लिख लिया, तो ये इसके साथ ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्यारे, हाँ तो प्लस में है, ये प्लस में है। तो पी नॉट ए एक्स ए ये माइनस में है तो माइनस पी नॉट बी एक्स ए, एक्स ए यहाँ पे कॉमन है तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी और यहाँ पे एक्स ए कॉमन ले लिए, प्लस का एक्स ए क्या ले लिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा रहा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बचा। ये टोटल प्रेशर हो गया, ये क्लियर है। ठीक, इसी प्रकार एक बार क्या रख सकते हैं यहाँ पे, एक्स ए बराबर रख सकते हैं, एक्स ए बराबर एक्स 1 माइनस एक्स बी रख देंगे। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में रख देंगे, किसकी जगह पे, एक्स ए की जगह पे, तो आ जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा क्या, आप सॉल्व करके देख लें, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए आ जाएगा प्लस एक्स बी आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे एक्स ए कॉमन था वहाँ पे एक्स बी कॉमन होगा क्योंकि एक्स बी मिलेगा, एक्स बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ जाएगा, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, इसके लिए ग्राफ भी है, ग्राफ भी देखते हैं हम। इसके लिए क्या है, ग्राफ भी है, ग्राफ भी देखते हैं। इसको मिटा दे, समझ आ गया भाई। इसको इसी तरह रख सकते हैं, एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे, इसको कर लेंगे तो आप वैसे ही आ जाएगा। ठीक, इसके लिए ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ, मान लो घटक ए है, जो कंपोनेंट ए है, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है। ए का मोल फ्रैक्शन 1 मतलब क्या है, मतलब कि इसमें कोई अभी दूसरा डिजॉल्व नहीं है, इसमें कोई दूसरा घटक नहीं है, प्योर क्या है, ए है। घटक कौन सा है, ए है, क्योंकि जो बिलियन सोल्यूशन होगा पूरा सोल्यूशन में कौन सा घटक है, ए है घटक है। जो सोल्यूशन होगा दोनों के सम होने चाहिए, सम का मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए। अगर पूरा यही अकेले 1 है समझ लो यही है टोटल, दूसरा है ही नहीं, दूसरे का मोल फ्रैक्शन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मान लो बी के मोल इधर क्या हो रहे हैं, बी के मोल प्रभाज क्या हो रहा है, बी का एक्स क्या हो रहा है, एक्स मतलब क्या है, मोल प्रभाज। बी के मोल प्रभाज इंक्रीज हो रहे हैं, मोल प्रभाज इंक्रीज हो रहे हैं, किधर जाने पर, इधर जाने पर इसका मोल प्रभाज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे बी इतना हो गया कि यहाँ पे ए का काम खत्म होगा, यहाँ पे ए का मान, एक मोल फ्रैक्शन ए के क्या हो गए, ए के मोल फ्रैक्शन नगण्य हो गए, निकलेट कर दिए उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो एक्स बी क्या है, 0 है, और यहाँ पे एक्स ए क्या है, 0 है, एक्स ए 0। यहाँ पे एक्स ए की मोल फ्रैक्शन यानी कि ए के मोल फ्रैक्शन 1 है और बी के यानी क्या है, 0 है। यहाँ पे बी के क्या है, 1 है, तो ए के क्या है, मोल फ्रैक्शन 0 है। आ गई बात समझ में। मान लो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, इसका यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या लेते हैं प्यारी, वेपर प्रेशर। यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना है, मान लो ये पॉइंट है, वेपर प्रेशर का पॉइंट क्या है, ए का, ये पी नॉट ए है, इसका शुद्ध क्या है, पी नॉट ए वाला है, शुद्ध है ना। अब यहाँ पे शुद्ध है ना ये घटक, कंपोनेंट ए, प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए है,
यहाँ पे आता है, इसका पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। और कंपोनेंट बी, प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर मान लो ऊपर मान लो या फिर नीचे मान लो, ऊपर ही मानते तो यहाँ पे आता है, मान लो यहाँ पे आता है। तो ये क्या है, पी नाट बी आता है, पी नाट बी है कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका वेपर प्रेशर जैसे यहाँ पे इसका यहाँ पे इतना ज़्यादा है, शुद्ध वाला है वेपर प्रेशर, यानी कि वो सबसे ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, उसी की वैल्यू इसी की वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इसमें बी आता जाएगा, इसका क्या होता जाएगा, इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा, इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा। यहाँ पे जाके एकदम खत्म हो गया वेपर प्रेशर इसका, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, खत्म होगा, क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन खत्म हो गए, इसके मोल फ्रैक्शन खत्म हो गए, है ना। तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं वैसे, तो डॉट से आप दिखाइए, ठीक है। आप किससे दिखाइए, डॉट से दिखाइए, ठीक है। डॉट बनाने की स्टाइल है मेरी ये, ठीक है। ये डॉट बनाने की स्टाइल है, बन गया डॉट, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, इधर से इधर आएंगे तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा इसका वेपर प्रेशर, ये शुद्ध रही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये शुद्ध हो गया है ना, यहाँ पे ये इसका वेपर प्रेशर एकदम खत्म है कंपोनेंट बी का, ए का ज़्यादा है, यहाँ पे ए का खत्म है, बी का है, ठीक है। और पूरे सॉल्यूशन को यहाँ पे इसको भी डॉट से दिखा सकते हैं, इसको भी डॉट से दिखा सकते हैं, इसको भी डॉट से दिखा सकते हैं। ये डॉट की स्टाइल है बनाने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल सोल्यूशन का देखेंगे तो टोटल सोल्यूशन का ये हो जाएगा, टोटल सोल्यूशन का ये हो जाएगा, है ना। अब कंपोनेंट ए का क्या हो जाएगा, ए का पार्शियल प्रेशर की जो होगा पी ए, वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू मोल प्रवाह चाप ए, इसके होगा ए वाले के लिए। बी वाले के लिए क्या होगा, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ये होगा उसका ग्राफ है। शुद्ध यहाँ पे है और ये इसके मल्टीपल में होगा मोल फ्रैक्शन और शुद्ध वाले के वेपर प्रेशर के, ये पार्शियल वेपर प्रेशर बी का, ये पार्शियल वेपर प्रेशर बी का। पार्शियल वेपर प्रेशर धीरे धीरे घट रहा उधर आने पर ए के लिए, बी के लिए इधर से आने पर इधर घट रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल मोल फ्रैक्शन नहीं का है। टोटल सोल्यूशन का ये आ जाएगा, टोटल सोल्यूशन का ये आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। ये आ जाता है इसके बीच ग्राफ, ये इसके लिए दो वाष्पशील लिक्विड के लिए वोलेटाइल लिक्विड है। कौन से लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, वाष्पशील द्रव, दो वाष्पशील द्रव। अगला एक और आ जाता है इसमें, कौन सा आता है, जब दोनों के दोनों क्या हूँ, अवाष्पशील ठोस पदार्थ का द्रव में विलयन में, अवाष्पशील ठोस पदार्थ है, मतलब कि राउट लॉ किसके लिए है, सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। एक ऐसे वोलेटाइल सॉल्यूट थे, वो कैसे सॉल्यूट होंगे, अवाष्पशील लिक्विड होंगे, वो कैसे होंगे, अवाष्पशील लिक्विड के लिए, अवाष्पशील लिक्विड के लिए। तो उसको आज देखे कल देखे, आज देखे कल देखे। कितने मिनट का लेक्चर हो गया, आज देख ली, चलो देखते हैं। आज बीच में रोके भी तो नहीं हो तुम, चलो भाई देखते हैं। अगला टॉपिक लगाओ, सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं विलयन का वाष्प पदार्थ।
ठीक है। वेपर सॉलिड कैसे हैं? लिक्विड में। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। वाष्प सील ठोस। चलो ये क्या बोलता है? जैसे अभी हमने बोला PS इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अभी ये हमने देखा, ये हमने अभी जाना। तो इसमें परंतु अवाष्पशील विलेय पदार्थ वाष्प नहीं बनाते। अगर नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट है, कोई नॉन वेलेटाइल सॉलिड कोई मिलाया गया है, पदार्थ मिलाया गया है, नॉन वेलेटाइल मतलब कि जो वेपर नहीं देता है, जो वेपर अवाष्पशील है, क्या है? अवाष्पशील है, तो वेपर नहीं बनाएगा। वेपर नहीं बनाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या हो जाएगा? पी नॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका बिल्कुल भी वेपर प्रेशर शुद्ध वाले का होगा ही नहीं। शुद्ध बी का वेपर प्रेशर कुछ होगा ही नहीं ना। ये देखो पी नॉट बी किसके लिए है? प्योर बी के लिए है, प्योर बी के लिए, बी वाले कंपोनेंट के लिए जो मिलाया गया है इसमें। तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? एकदम बिल्कुल 0 मान लो तो क्या है? 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे परंतु अवाष्प नॉन वेलेटाइल क्या होते हैं? अवाष्पशील पदार्थ वाष्प नहीं बनाते हैं। इसलिए क्या होता है? पी नॉट बी क्या होता है? इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी नॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो निकलेट हो जाएगा वैल्यू। तो पी एस किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए इसके इक्वल। कंपोनेंट सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, यानी कि सॉलिड पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड पर डिपेंड नहीं करेगा। सॉलिड पर डिपेंड नहीं करेगा, ना तो उसके मोल फ्रैक्शन, ना तो उसके मतलब उसका काम ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ कंपोनेंट ए पर डिपेंड करेगा। ऐसा होगा तो अगर कंपोनेंट ए वाला होता सॉलिड तो इसको 0 मान लेते, इसको निकलेट कर देते, तो कंपोनेंट बी पर डिपेंड करता है ना। कोई भी हो सकता है ना। माना कि हमारे कंपोनेंट क्या था? बी वाला था सॉलिड। ठीक, तो यहाँ से ये फार्मूला बन गए। अब यहाँ से देखो, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि हमें क्या है? मालूम है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है प्यारे? 1 होता है। तो एक्स ए क्या हो जाएगा? एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए हो जाएगा प्यारे 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। तो पी एस बराबर पी नॉट ए हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको मान लो इधर ले आए, इसको क्या कर लिया? इधर ले आए, तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का ये आ जाएगा पी एस। ठीक है। अब मान लो इसको नीचे भेज दिए, इधर मल्टीप्लाई में है, तो एक्स बी बराबर निकालना, तो क्या हो? एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस, नीचे क्या आ जाएगा? पी नॉट ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूला काम का है। ये क्या है? फार्मूला काम का है। ये फार्मूला क्या है? काम का है। ठीक ठीक प्यारे। एक इसका मोल प्रभाज है, बी का मोल प्रभाज है। किसका मोल प्रभाज है? बी का मोल प्रभाज है। एक्स बी क्या है? एक्स बी बी का मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है। तो एक्स बी अगर मोल प्रभाज निकालना है तो एक बी का मोल प्रभाज और नीचे बी का मोल प्रभाज प्लस एन। मान लो एन क्या है? स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है क्या है? बी के मोल है, और नीचे जो एक दूसरा होगा उसके मोल है। क्या है? दूसरे वाले के मोल है। ठीक, क्लियर है। तो इसको भी लिख सकते हैं एन बी की जगह पे, इसको भी लिख सकते हैं ना। हाँ, ठीक, विलेय विलायक दोनों के मोल है। ठीक, माना विलेय के मोल एन मोल, विलायक एन मोल, विलायक के एन मोलों में डाले गए हैं। ये माना है मैंने, माना विलेय के एन मोल, विलेय के एन मोल। विलेय किसको माने हम? एन को माने। विलेय किसके माने हैं? एन को माने।
विलेय किसको माने, एन को माने, है ना। विलेय के एन मोल किसमें डाले गए हैं, विलायक के, ये विलायक 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 के एन मोल, विलायक के एन मोल में घोले गए हैं, क्या हो गए, घोले गए हैं, ठीक है। अगर तन विलयन होता है, क्या होता है, तन विलयन होता है, प्यारे देखो, तन विलयन होता है, तन विलयन, ठीक है। तन विलयन के लिए क्या हो जाता है, विलयन तन होता मतलब जानते हो, वो ज़्यादा घुला नहीं, वो ज़्यादा मतलब विलायक की मात्रा ज़्यादा है, विलेय की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा काफ़ी कम है, विलेय की मात्रा काफ़ी कम है। तो यानी कि Na काफ़ी ज़्यादा होगा, Na क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, किसके तुलना में, इसके मोल ज़्यादा होंगे, इसके मोल की तुलना में, विलेय के मोल की तुलना में, समझ में आई बात। तो हर में क्या करते हैं, इसको स्मॉल एन को बहुत कम होता है, इसको क्या कर देते हैं, निकलेट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, निकलेट करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो एक्स बी क्या हो जाता है, इसलिए एक्स बी क्या हो जाता है, एक्स बी बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, स्मॉल एन अपान कैपिटल आ जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बना लेंगे प्यारे, तो यहाँ पे एन ज़रूरत पड़ने पर सब लगाएंगे, अच्छा, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए, ये मान लेते हैं, समझे, समझे कि नहीं समझे। ये किसका है, विलायक के मोल है, ये किसके हैं, विलेय के मोल है। अब विलेय के मोल के लिए स्मॉल, तो स्मॉल में मान लो, इसको मान लो स्मॉल डब्ल्यू से इस विलेय का होता है, मोल क्या होता है, मात्रा भार बटे अणुभार, वेट बटे मास, वेट बाय मास, तो इसका मास हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, इसके लिए कैपिटल एम मान लोगे, है ना। पलट भी सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, पलट भी सकते हो, पलट सकते हो ना। तो इसको ऐसे लिख दोगे, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, डब्लू अपान में, ये ऊपर चला गया नीचे वाले कैपिटल एम, ये स्मॉल वाला डब्लू, कौन सा डब्लू, स्मॉल डब्लू, और नीचे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। ये फार्मूला भी यूज होगा, क्या पता विलेय के, उनसे विलेय का भार पूछ लेगा, तो विलेय का भार के लिए यहाँ ये विलेय का भार है, ये विलेय का अणुभार है, ये क्या है, विलायक का अणुभार है, ये विलायक का भार है ना, कैपिटल, याद रखना। तो हमने विलेय विलायक के लिए ए बी से माना भी था, ए बी से यहाँ डिनोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे विलेय के लिए क्या मान लिए, स्मॉल एन, विलेय एन स्मॉल एन ही माने, कोई दिक्कत नहीं, विलेय को क्या माने, स्मॉल एन, यानी कि विलेय को यहाँ पे बी से माने, हम विलेय को ए से मानते थे अभी तक, विलेय को किससे मानते थे, ए से मानते थे ना, हम विलेय सॉल्यूट का है से मानते, ए से डिनोट करते, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का झमेला। वीडियो देखो नीचे कट तो नहीं रहा। ये था डॉल्टन नियम। आगे और थोड़ी सी बातें सुन लो। ये फार्मूला, इसी फार्मूले पर बम्पर सवाल मिलेंगे, बम्पर सवाल इस फार्मूले पर, इस फार्मूले पर मिलते हैं, आ रहा है ये वाला, बढ़ा दो स्टैंड से, ठीक, अभी नहीं, अभी बचा, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, बढ़ा दो थोड़ा स्टैंड नीचे से, बढ़ा दो थोड़ा नीचे से, स्टैंड खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जो P माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस है, ये वाष्प दाब के अवनमन के बराबर है, के बराबर होता है। अगर सीधे बोल देगा वाष्प दाब में अवनमन कितना है, मान लो वाष्प दाब में अवनमन इतना है, इतने डिग्री सेल्सियस, कुछ भी बोल देगा, है ना, 0.25 डिग्री सेल्सियस, तो सीधे रख देंगे इसकी वैल्यू, समझ लो यही है अवनमन के बराबर। इसको यहाँ पे डेल्टा भी मान लेते हैं, इसको हम डेल्टा पी भी मान लेते हैं, यानी कि इस फार्मूले में एक्स बी में क्या लिख देते हैं, एक्स बी में ये भी लिख देते हैं, डेल्टा पी अपान में डेल्टा पी नॉट ए। डेल्टा पी से समझ लेना ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, ये क्या है, डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन है, ठीक है। तो याद रखना पी नॉट ए माइनस पी एस
जो होगा पी डेल्टा पी के इक्वल होगा, डेल्टा पी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। हाँ, अपेक्षिक जब किसी के साथ तुलना करेंगे तब होगा, तुलना करके बता रहे हैं अभी कौन सा है। तो देखो इसको, ये किसका था, कंपोनेंट ए का, प्योर वाले का ज़्यादा था, यानी सोल्यूशन में क्या था, कम था। सोल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्योर वाले का क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही लिए तो है बी हमने मिलाया था, जो बी मिलाया था वो अवासशील था, नॉन वोलेटाइल था। नॉन वोलेटाइल होने की वजह से उसने वाष्प दाब को क्या कर दिया था, घटा दिया था। उसको मिलाने की वजह से सोल्यूशन का वाष्प दाब क्या हो गया था, घट गया था। जो कितना घटा है उसी को तो बोलते हैं अवनमन, जितना घटा है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, घटने वाले का होगा। इतना घट के इतना हो जाता, मतलब इतना पहले ज़्यादा रहा होगा, घट गया होगा। पहले इसका ज़्यादा रहा होगा, जब अवासशील पदार्थ मिलाए हैं तो घट गया होगा। यानी टोटल सोल्यूशन वाले का पहले वाले से जो एक शुद्ध पदार्थ का था, शुद्ध ए कंपोनेंट, शुद्ध प्योर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर था, सोल्यूशन वेपर प्रेशर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना घटा है। ठीक है, वो बराबर हो जाए। आगे जो ये यहाँ पे लिखे हैं, ये अपेक्षिक रिलेटिव वेपर प्रेशर ये होता है, जो ये होता है अपान में पी ए, पी नॉट ए, जो ये होता है इसको बोलते हैं को, इसे क्या बोलते हैं, को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। अपेक्षिक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसे बोल अवक्षेपिक अवनमन कहते हैं। समझे, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। मतलब किसी के रिलेटिव है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलेंगे ना, इसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलेंगे। बात समझ में आई। तो इसीलिए यहाँ से एक नियम बन जाता है, यहाँ से क्या बन जाता है, इसी से एक नियम बन जाता है। ये किसके इक्वल होता है, एक्स बी के। ये किसके इक्वल होता है, एक्स बी के। समझ आ गई बात, ये किसके इक्वल होता है, एक्स बी के। यानी कि विलयन के वाष्प दाब में अचोभिक अपेक्षिक अवनमन अवासशील और अनवघट वैद्युत विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, अवनमन अवासशील पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यही तो अवासशील पदार्थ का मूल प्रभाज है। जो नॉन वोलेटाइल का मूल प्रभाज होगा, मूल फ्रैक्शन होगा, उसी के बराबर होगा। कौन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होगा किसके, नॉन वोलेटाइल मोल फ्रैक्शन के, अवासशील विलेय पदार्थ के बराबर होगा। कौन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये था राउल्ट नियम पूरा का पूरा। ठीक है, दोनों आपको समझ आए होंगे। मेरी कोशिश रही है समझाने की। ठीक है, समझ में नहीं आते ऐसे आसानी से, ये सब आसान बना के समझाया ना पड़ता है, तो ताकि समझ में आ सके आपको। तो आगे के चैप्टर फिर आगे की चीज़ें देखेंगे, न्यूमेरिकल भी है, इस पर दमदार आते हैं, वो कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में देखने की। थैंक्स अलॉट। काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया, थक गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, गला सूख गया। चलो अगले में